हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एएनएस। एएनएस देखो, हमारे पास दो टाइप का सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है? जो इमरजेंसी में यूज़ होता है। इमरजेंसी में यूज़ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल सिस्टम। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक जो नॉर्मली सिस्टम एक्टिव होता है हमारी बॉडी में वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक मतलब एक्सक्रीशन जो होगा हमारा, मतलब नॉर्मल जो सिक्रीशन होगा ग्लैंड्स का वो नॉर्मल होगा। इसके अलावा जीआईटी की मूवमेंट होगी वो कंटिन्यू होगी, हार्ट बीट हमारी नॉर्मल होगी। ये सब होता है पैरासिम्पैथेटिक। जबकि सिंपैथेटिक में क्या होगा? जीआईटी की मूवमेंट बंद हो जाएगी, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी, सिक्रीशन रुक जाएंगे। ये सब होता है सिंपैथेटिक के अंदर। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस आता है? सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्री सिंपैथेटिक फाइबर बड़े होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं। इसके बाद जो सिंपैथेटिक होता है वो मेनली किसके द्वारा मीडिएट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर इसमें होता है एड्रीनेलिन और नोरेड्रीनेलिन। मेनली क्या होता है? नोरेड्रीनेलिन। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है मेनली नोरेड्रीनेलिन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन कोलिन की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम। तो समझ आ गया, सिंपैथेटिक सिस्टम को हम बोलते हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। अब जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है इसके अंदर भी एसिटाइल कोलिन होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? सिर्फ नर्व जंक्शन पे होता है। कहाँ पे होता है? नर्व टू नर्व जंक्शन जो होंगे वहाँ पे होता है। जबकि मेन एक्शन का इसे प्रोड्यूस होता है नोर एड्रीनेलिन से, एड्रीनेलिन या नोर एड्रीनेलिन से। एक इसका एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में जो फाइनल होता है, फाइनल न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो भी एसिटाइल कोलिन होता है, लेकिन ये किसके अंदर आता है? सिंपैथेटिक के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। एएनएस था, एएनएस के दो पार्ट थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में डिफरेंस हमने देखा, इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़े होंगे। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक बड़े होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटे होते हैं। मेनली न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें नोरेड्रेनालिन होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन होता है। एड्रीनेलिन की वजह से इसका नाम था एड्रीनर्जिक सिस्टम, एसिटाइल कोलिन की वजह से इसका नाम था कोलिनर्जिक सिस्टम। अब अगर एड्रीनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए या इनहिबिट किया जाए, इसी तरह अगर कोलिनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए या इनहिबिट किया जाए तो इन्हें एजेंट्स का नाम दिया जा सकता है। जैसे एड्रीनर्जिक सिस्टम को अगर कोई स्टिमुलेट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। जबकि कोई इनहिबिट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ऐसे ही अगर हमारे पास ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है इसे हम स्टिमुलेट करें तो फिर क्या होगा? कोलिनर्जिक ड्रग्स। और जो जो ड्रग इसे इनहिबिट करेंगे वो क्या होंगे? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। समझ आ गया? अब हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले हम कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देखेंगे। फिर हम एड्रीनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें एड्रीनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम को क्या नाम दिया जा सकता है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। मेनली इसमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आती है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन आता है। अब कोलिनर्जिक सिस्टम में जो ड्रग्स होता है वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा? वो इफेक्ट करता है कुछ रिसेप्टर्स पे, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और अपना इफेक्ट कॉज करता है। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये दो टाइप के हो सकते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। अब जो मस्करेनिक रिसेप्टर हैं वो 5 टाइप के हैं, M1, M2, M3, M4 और M5। M1 से लेके M5 तक 5 तरह के मस्करेनिक रिसेप्टर हैं। M1 मेनली कहाँ होते हैं? गट और CNS में होगा। M2 मेनली होता है हार्ट में। M3 होता है स्मूथ मसल्स में और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। M4 और M5 दोनों हमारे पास होते हैं CNS में। इसी तरह निकोटिनिक भी 2 टाइप के होते हैं, नर्व टू नर्व और नर्व टू मसल। नर्व टू नर्व कहाँ पे होगा? एड्रिनल मेडुला में होगा, CNS में होगा। नर्व टू मसल मेनली कहाँ पे होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। तो जो जो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा वो कहलाएगा कोलिनर्जिक एजेंट, और जो जो इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगा वो कहलाएगा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। यही हमने लिखा है यहाँ पे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो कोलिनर्जिक एजेंट, इनहिबिट करेगा तो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है कोलिनर्जिक एजेंट। कोलिनर्जिक एजेंट को क्या बोल सकते हैं? कोलिनोमाइमेटिक्स,
और क्या बोल सकते हैं, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स, देखो माइमेटिक्स पे ध्यान दो, कोलिनोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स या फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। क्या क्या बोल सकते हैं, कोलिनोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब ये कोलिनर्जिक एजेंट होते कौन कौन से हैं? कोलिनर्जिक एजेंट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग या इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग होते हैं जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे काम करते हैं, एसिटाइल कोलिन के एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं, इंक्रीज कर देंगे डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन को और डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे जाके काम करेंगे। जबकि इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होते हैं, इनहिबिट एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन, मतलब एंटी कोलिनेस्टरेज। कोलिनेस्टरेज एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये एंटी कोलिनेस्टरेज क्या होगा, एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को रोक देगा। उससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है वो भी एसिटाइल कोलिन को बढ़ा रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बढ़ा के इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है। इनडायरेक्टली मतलब ये एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को रोक रहा है, उससे अपने आप एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जबकि डायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पे जाके काम करता है, एसिटाइल कोलिन के एगोनिस्ट की तरह काम करता है और इंक्रीज कर सकता है एसिटाइल कोलिन को। अब जो डायरेक्टली एक्टिंग है वो दो तरह के हैं, कोलिन एस्टर और एल्केलॉइड। कोलिन एस्टर में क्या क्या आता है, एसिटाइल कोलिन, बिथेनकोल और कार्बाकोल। ट्रिक क्या है, ABC, एसिटाइल कोलिन, बिथेनकोल, कार्बाकोल। इसके अलावा एल्केलॉइड्स में क्या क्या है, पाइलोकार्पिन और मस्करिन। क्या क्या है, पाइलोकार्पिन और मस्करिन। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग की, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग हमारे पास दो तरह के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के एग्जाम्पल हैं फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, एड्रोफोनियम, डोनेपेजाइल और टेक्रिन। एक बार और हम बोलते हैं फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, एड्रोफोनियम, डोनेपेजाइल और टेक्राइन। जबकि इरिवर्सिबल में क्या क्या आ सकते हैं, पेराथायोन, मेलाथायोन, नर्व गैस, प्रोपोक्सर, कार्बेराइल। क्या क्या आ सकते हैं, पेराथायोन, मेलाथायोन, नर्व गैसेस, प्रोपोक्सर और कार्बेराइल। अब ये जो पेराथायोन, मेलाथायोन और नर्व गैस है, ये सब कई के अंदर पढ़ेंगे हम, ओपी पॉइजनिंग के अंदर। इनका कोई भी थेराप्यूटिक यूज़ नहीं होता है, ये हम सब पढ़ते हैं सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर। यहाँ पे हम जो मेनली थेराप्यूटिक यूज़ किसका होता है, थेरेपी के लिए कौन कौन सी यूज़ करते हैं, रिवर्सिबल। इसमें ये सब आएंगे, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन और ये सब नीचे वाले। ये हो गया हमारे पास कोलिनर्जिक एजेंट, दो टाइप के, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली के भी दो पार्ट, कोलिन एस्टर और एल्केलॉइड, और इनडायरेक्टली भी दो तरह के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कोलिन एस्टर के एग्जाम्पल ABC, एल्केलॉइड के एग्जाम्पल PM, रिवर्सिबल के एग्जाम्पल ये सब और इन रिवर्सिबल के एग्जाम्पल ये सब। ये हो गया हमारे पास कोलिनर्जिक एजेंट। अब एक एक करके अगर हम इन एजेंट्स के बारे में एक एक थोड़ी बहुत डिटेल देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोलिन एस्टर, जिसमें क्या क्या था, एसिटाइल कोलिन था, बिथेनकोल था और कार्बाकोल था। इसे हम डिफरेंस की तरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखें मेटाबोलाइज्ड बाय। अभी हमने देखा था कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन करता है। दो टाइप का हो सकता है, ट्रू कोलिन एस्टरेज और स्यूडो कोलिन एस्टरेज। तो जो एसिटाइल कोलिन है ये दोनों से मेटाबोलाइज हो जाएगा, जबकि बिथेनकोल और कार्बाकोल क्या होता है, दोनों के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, ट्रू कोलिन एस्टरेज के लिए भी और स्यूडो कोलिन एस्टरेज के लिए भी। इसके बाद अगर हम बात करें मस्करिनिक एक्शन, तो तीनों का प्रेजेंट होता है, तीनों मस्करिनिक एक्शन शो करते हैं। जबकि निकोटिनिक एक्शन की बात करें तो सिर्फ एसिटाइल कोलिन और कार्बाकोलिन निकोटिनिक एक्शन दिखाता है, बिथेनकोल निकोटिनिक एक्शन नहीं दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एट्रोपिन की। एट्रोपिन क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट होता है। एंटी कोलिनर्जिक मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है ये, तो ये होता है एट्रोपिन। अब क्या इन्हें ब्लॉक कर पाएगा, जो एसिटाइल कोलिन है इसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, बिथेनकोल को भी कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो कार्बाकोल है इसे कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता है। ये इसमें याद रखना है, इनकम्प्लीट ब्लॉक। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें यूज़, तो जो एसिटाइल कोलिन है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, तो ये यूज़फुल नहीं होता है। जबकि जो है बिथेनकोल का यूज़ कर सकते हैं ब्लैडर और GIT के ट्रीटमेंट में, और कार्बाकोल का यूज़ कर सकते हैं हम ग्लूकोमा के केस में। ये हो गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एसिटाइल कोलिन, बिथेनकोल और कार्बाकोल। इसके बाद अगर हम एसिटाइल कोलिन के एक्शंस के बारे में बात करें तो दो टाइप के एक्शन होंगे, मस्करिनिक एक्शन और निकोटिनिक एक्शन। मस्करिनिक एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, अब देखो एसिटाइल कोलिन क्या है, कोलिनर्जिक एजेंट है, तो ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दिखाएगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करेगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में क्या क्या आ सकता है, हार्ट बीट कम होना या नॉर्मल होना, तो हार्ट के अंदर क्या करेगा, SA नोड की एक्टिविटी और AV नोड की एक्टिविटी को कम करेगा।
ब्लड वेसल्स में क्या कर सकता है, वेसोडाइलेशन कर सकता है। गट में क्या कर सकता है, गट का टोन बढ़ाएगा, सिक्रीशन बढ़ाएगा, मोटिलिटी बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में आता है ना कि जीआईटी का मूवमेंट बढ़ा हुआ होता है, भूख प्यास लगती है हमें। ब्लेडर में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ब्रोंकाई में करवाएगा ब्रोंकोस्पाज्म। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या करवाएगा, सिक्रीशंस को बढ़वाएगा। आँख में अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट स्फिंक्टर प्यूपिलाई। स्फिंक्टर प्यूपिलाई जो मसल होती है उसका क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। उससे क्या होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए यूज़फुल किस में होता है, ग्लूकोमा में। ये हो गया मस्करिनिक एक्शन। लेकिन अगर हम निकोटिनिक एक्शन के बारे में बात करें तो निकोटिनिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो हमें लार्ज डोज की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जो इसका डोज है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके निकोटिनिक एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। निकोटिनिक एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, गैंग्लिया को स्टिमुलेट कर सकता है, स्केलेटल मसल में भी हो सकते हैं ट्विचिंग और पैरालिसिस, या फिर अगर हम सीएनएस में अगर हम इसके इफेक्ट देखें तो इसके कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये हो गया निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो इस पेज पे हमने पढ़ा कोलिन एस्टर्स के बारे में। कोलिन एस्टर 3 तरह के थे, एसिटाइल कोलिन, बिथेनकोल और कार्बाकोल। इनके डिफरेंस हमने देख लिए। एसिटाइल कोलिन के मस्करिनिक और निकोटिनिक एक्शन हमने देख लिए। इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टली एक्टिंग में तो दूसरा टाइप था हमारे पास एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स में क्या क्या था, पाइलोकार्पिन और मस्करिन। पाइलोकार्पिन और मस्करिन। तो सबसे पहले पाइलोकार्पिन को हम देखते हैं तो क्या कब काम आता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में। अभी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ग्लूकोमा पढ़ेंगे। इसके अलावा पाइलोकार्पिन क्या करवाता है, सिलियरी मसल टोन बढ़ाता है। इसके अलावा स्फिंक्टर प्यूपिलाई जो मसल है इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मियोसिस ऑफ आई करवाता है। मियोसिस होता है ना हमारे पास, मियोसिस हमारे पास होता है कोलिनर्जिक सिस्टम से। कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस होता है, जबकि सिंपैथेटिक में माइड्रिएसिस होता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करवाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें तो इसका रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। अगर एडवर्स इफेक्ट देखें, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं कोलिनर्जिक के, जो कोलिनर्जिक सिस्टम हो जाएगा वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव से क्या क्या हो सकता है, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। ये सब उसके एडवर्स इफेक्ट में आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मस्करिन की, तो मस्करिन में एक ही बात याद रखनी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसका, मशरूम पॉइजनिंग का। मस्करिन मशरूम पॉइजनिंग का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये हमने पढ़ लिया डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट में कोलिन एस्टर के बारे में पढ़ लिया और एल्केलॉइड के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो चार्ट था इसमें डायरेक्टली के बाद हमारे पास था इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या क्या थे हमारे पास, रिवर्सिबल थे और इरिवर्सिबल थे। इरिवर्सिबल हम पढ़ेंगे ओपी पॉइजनिंग में, तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, रिवर्सिबल। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग कैसे वर्क करता है, मैंने तुम्हें बताया था एंटी कोलिन एस्टरेज। जो कोलिन एस्टरेज होता है वो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलिसिस करवाता है एसीटेट और कोलिन में। लेकिन जो एंटी कोलिन एस्टरेज होता है ये कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन रुक जाता है। क्या होता है, एंटी कोलिन एस्टरेज ब्लॉक एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन। इससे एसिटाइल कोलिन अक्यूमुलेट हो जाता है और कोलिनर्जिक इफेक्ट कोज करता है। ये हो गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। 2 टाइप का था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। हम यहाँ पर सिर्फ रिवर्सिबल पढ़ेंगे। रिवर्सिबल में मेनली फाइजोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, इससे भी हम डिफरेंस की तरह पढ़ेंगे। जो फाइजोस्टिग्मिन है वो नेचुरल है, जबकि नियोस्टिग्मिन सिंथेटिक है। फाइजोस्टिग्मिन टर्शरी अमीन होता है, नियोस्टिग्मिन क्वाटरनरी अमीन होता है। फाइजोस्टिग्मिन का पेनिट्रेशन गुड होता है, तो इसे टॉपिकली यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये टर्शरी अमीन है। लेकिन नियोस्टिग्मिन क्वाटरनरी अमीन होने की वजह से पेनिट्रेशन इसका कैसा होता है, पुअर, तो इसे टॉपिकली यूज़ नहीं किया जा सकता। टॉपिकली यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, जबकि नियोस्टिग्मिन नहीं कर सकता। अब फाइजोस्टिग्मिन के यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, एट्रोपिन पॉइजनिंग और ग्लूकोमा। मैंने क्या बताया था, एट्रोपिन क्या था हमारे पास, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। और फाइजोस्टिग्मिन क्या है, कोलिनर्जिक एजेंट, कोलिनर्जिक एजेंट। तो जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग होगी मतलब एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हम फाइजोस्टिग्मिन देंगे जिससे कोलिनर्जिक एक्शन आए। जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है, फाइजोस्टिग्मिन ज़्यादा हो जाता है, इसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम एट्रोपिन देंगे, जैसे हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलिन, बिथेनकोल और कार्बाकोल में। ये होता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। और इसका अलावा दूसरा यूज़ क्या हो सकता है, ग्लूकोमा में। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाता है, आईओपी कम करवाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर ये कम करवाता है।
इसके बाद अगर हम नियोस्टिग्मिन के यूज़ देखें तो नियोस्टिग्मिन का यूज़ क्या क्या हो सकता है, क्यूरेर पॉइजनिंग में हो सकता है, क्यूरेर पॉइजनिंग। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस में हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव यूजेस भी इसके हो सकते हैं। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो सकता है, मसल की पावर कम होती है, तो हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ये डायरेक्टली नर्व टू मसल रिसेप्टर पे जाके अपना वर्क करेगा और मसल पावर बढ़ा देगा। क्या करेगा, नियोस्टिग्मिन क्या करेगा, नर्व टू मसल रिसेप्टर पे जाएगा, अपना एक्शन करेगा और मसल पावर बढ़ा देगा। इससे माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में हम नियोस्टिग्मिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थेरापेटिक यूज़ ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज, थेरापेटिक यूज़ क्या क्या हो सकते हैं रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज के, तो वो है हमारे पास सबसे पहला ग्लूकोमा, प्यूपिलरी डायलेशन हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कोई भी सर्जिकल प्रोसेस होगा, हम आँख के लिए कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, तो हम इसका क्या करवाते हैं, माइड्रिएसिस, ताकि प्रोसीजर करने में आसानी हो। अब ये जो माइड्रिएसिस है, इससे रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज। उससे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा और आँख अपनी वापस, प्यूपिल जो है अपना वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसके अलावा अभी हमने देखा इसका माइस्थीनिया ग्रेविस में हम यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यूजेस हो सकते हैं। बेलाडोना पॉइजनिंग, बेलाडोना क्या होता है, एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ में भी हम रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेज, इनका कोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स के अंदर रिवर्सिबल वाले। अब जो इरिवर्सिबल है उसे हम स्टडी करेंगे, ओपी पॉइजनिंग का अलग लेक्चर होगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के ऊपर, उसमें हम उसे स्टडी करेंगे।